जय हिंद दोस्तों। ये हम यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर सोल्व करना स्टार्ट किया है मैंने, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका ये एक पार्ट है। और मैं छोटी छोटी वीडियो में और किसी क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाए तो आप उसे टैकल कर लो, बस इसी वजह से। अच्छा, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। यदि मैं इसे एक लाइन में बताऊं तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब महात्मा गांधी जी 1920 में इस आंदोलन से जुड़े तो तब उन्होंने इसका विरोध किया था, एक घोषणा पत्र जारी करके जैसे भी। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अबुल कलाम आज़ाद है, ये लोग पहले जुड़े हुए थे इससे जब ये प्रारंभ हुआ था। और महात्मा गांधी जी बाद में जुड़े। तो महात्मा गांधी जी की जो नीति थी अहिंसावादी नीति को, ये उस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना कुछ इन्होंने इनका थोड़ा सा मतलब विरोध किया था। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसमें पहला ऑप्शन है, चलो मैं पहला आपको ये खिलाफत आंदोलन की थोड़ी सी बात बता दूं। ये जो खिलाफत आंदोलन है, तुर्की में खलीफा का जो पद है उसके ऊपर कुछ विरोध हुआ, विवाद हुआ। अब जैसे विवाद हुआ तो यहाँ भी जो खलीफा पद को मानने वाले लोग थे उनमें भी आंदोलन की बात आई, उनमें भी विरोध से की बात हुई। तो ये एक प्रकार से मान कर चलो कि उस टाइम का जो 1921 का चरण है, ये जो खिलाफत आंदोलन का चरण है 1919 से 1921 का, और उस पद का ये मान के चलो कि ये समाप्ति का, खलीफा पद की समाप्ति का प्रथम चरण मान लो। और लखनऊ से ये हमारे यहाँ इंडिया में स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन, और 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी इससे जुड़े थे। ठीक है, इसके बारे में छोटी छोटी बातें, बाकी आप इन सबको बुक से पढ़ना, वहाँ आपको और ज़्यादा समझ आएगा। और ये वे क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। यही एक की पॉइंट है, बस आपको लगे इतनी बुक पढ़ लो इतनी पढ़ लो, वहाँ से पढ़ने से नहीं, ये की पॉइंट है, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि आप इन पॉइंट को लेके यहाँ से बुक में इनको सर्च करो और वहाँ से न पढ़ो इनके बारे में, फिर किसी भी एग्जाम में आप प्रॉब्लम ना होगी आपको किसी प्रकार की। अच्छा, जैसे पहला ऑप्शन है इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये सीमांत गांधी है, यानी इंपॉर्टेंट ये परीक्षा की दृष्टि से है। अच्छा, ये स्वतंत्र सेनानी भी है, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन्होंने, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इनका दूसरा नाम सरहदी गांधी भी है। और लाल कुर्ती दल जो है, लाल कुर्ती दल के नाम से इन्होंने एक दल बनाया था जिसका नाम खुदाई खिदमतगार संगठन, यानी जो खुदाई खिदमतगार संगठन है उसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही की थी। और उनके ये दो नाम हैं जो भी बताए मैंने। और जो ये खुदाई खिदमतगार संगठन है इसी का नाम लाल कुर्ती दल है। और बच्चा खां भी इसी का नाम है, बादशाह खां भी इसी का नाम है, यानी इसके 4-5 नाम हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना आप। अगला ऑप्शन है फजलुल हक। अब ये फजलुल हक के बारे में जान लो। ये तो पेशे से एक मान के चलो वकील है, बंगाली वकील है, और कानून के निर्माता भी इनको मान लो आप। ये कानून के एरिया में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नॉलेज वाले आदमी हैं, और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अहम भूमिका रही है। अच्छा, अब जो लास्ट ऑप्शन है वो अबुल कलाम आज़ाद है। अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा और आप अपनी मर्जी से इन सब की पॉइंट को बुक में इधर उधर कहीं देख लेना। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, मैं ज़्यादा इन क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता, एक तो ये पेज भर जाता है, और दूसरा फिर मैं सोचूं कि ज़्यादा फिर वही 2-4-5 क्वेश्चन कर पाएँ हम छोटी सी वीडियो में, तो इतना इसलिए करूं कि आप भी बोर ना हो और कुछ सीख जाओ धीरे धीरे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। देख क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्रांतिकारी संगठन काकोरी कांड केस में सम्मिलित था। पहले तो देख लो काकोरी कांड, जो ये षड्यंत्र है ये है क्या। ये एक ट्रेन दुर्घटना है, इसे ट्रेन एक्शन भी कहा जा सके। ट्रेन में हुई ये घटना है, यानी और ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। जो ये काकोरी षड्यंत्र है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था।
और इससे जो जुड़ा हुआ संगठन है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। इसी का नाम बाद में चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोसाइटी एसोसिएशन हो गया था इसी का नाम। ठीक है, अच्छा, तो ये संगठन इससे जुड़ा हुआ हो गया। अब जो ये ऑप्शन है इनके बारे में बात कर रहे हैं थोड़ी सी हम, क्योंकि ये ऑप्शन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गदर पार्टी। गदर पार्टी से मैंने अभी पीछे एक कल जो ऑप्शन है इसी पेपर में 2 क्वेश्चन है गदर पार्टी से, जिसमें वो लाला हरदयाल सिंह के बारे में बात हुई थी। ठीक, तो गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी 15 जुलाई 1913 को इसका गठन हुआ था। और इसके जो संस्थापक हैं, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो सोहन सिंह भाकना है। ये ध्यान रख लेना नाम, सोहन सिंह भाकना, लिख लो अपनी कॉपी में कहीं भी जहाँ मन करे आपका, कभी ये कहो कि बताया नहीं, ये इंपॉर्टेंट आदमी है। अच्छा, दूसरी बात, जो ये जो संगठन है, ये गदर पार्टी जो है, इससे जुड़े हुए 2-3 व्यक्ति हैं जो ज़्यादा पूछे जाएँ एग्जाम में। लाला हरदयाल सिंह, अभी पीछे किसी क्वेश्चन में पूछा गया था, किसी क्वेश्चन में करतार सिंह भी पूछा जा सके, ये इसके इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। और इस संगठन से ही भगत सिंह को प्रेरणा मिली थी क्रांतिकारी बनने की, इसी संगठन से। ठीक है ना, यानी भगत सिंह भी इससे जुड़ा हुआ हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एक जो ये गदर पार्टी है, ये एक उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में अपना एक पत्र निकालती थी जिसका नाम था गदर, हिंदुस्तान गदर। जो ये पत्र निकालती थी ना, उसका नाम था हिंदुस्तान गदर। ये शब्द आप लिखते रहो, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी थी? उर्दू व पंजाबी। अच्छा, दूसरा, और एक और बात ध्यान रखनी, जो कनाडा और अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय थे ना, उन्होंने इसका मतलब स्थापना की थी। उनके मन में प्लान आया था, जो अमेरिका और कनाडा में प्रवासी भारतीय थे। तो गदर पार्टी के बारे में छोटी छोटी 2-4 बात बताई मैंने, उसमें ध्यान रखेंगे सब लोग। अगला ऑप्शन है अनुशीलन समिति। जो है अनुशीलन समिति एक गुप्त संस्था है उस टाइम की ना। ये जो लोग थे हमारे क्रांतिकारी, जो मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये बेचारे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, ये लोग गुप्त तरीके से ही अपना संगठन बनाते रहे थे बेचारे, प्रचार करते रहे थे, जनता को करे थे आज़ादी के बारे में, उन्हें वो करे थे ताकि भाई जनता उत्सुक हो, हमें आज़ादी मिले। बहुत महत्वपूर्ण आदमी है ये सब लोग। अच्छा, इन्हीं का एहसान है जो हम आज़ादी की में सांस ले रहे आज। तो ये गुप्त संस्था हुआ करती थी। और जो ये अनुशीलन समिति है, इसका मतलब, अनुशीलन शब्द का मतलब क्या है कि अनुशीलन, जैसे जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ये वंदे मातरम के जो रचयिता हैं, तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसके रचयिता जो, ये उन्हीं के मार्ग का अनुशीलन करते थे ये लोग, इन समिति के लोग। अच्छा, इसके 2 स्वरूप हैं। इसका एक तो है ढाका और एक है युगांतर। ये बंगाल में बनाई गई समिति है 1902 में, और ज्ञानेंद्र नाथ बसु जो हैं वे इसके संस्थापक हैं। ठीक है। अच्छा, बाघा जतिन और यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ये लोग इससे जुड़े हुए भी हैं। बहुत बार एग्जाम में आ जा कि निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है, तो बाघा जतिन, यतीन्द्र नाथ, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ऐसे व्यक्ति के नाम याद रखना जरूरी है हमें। ऐसी चीज़ पे ज़्यादा सर्च करें, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बने हैं। जब ये ऑप्शन आ गए ना, तो मान लो किसी क्वेश्चन में भी आ सके बन के, और आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में अनेक एग्जामों में, तो इन पर थोड़ा सा फोकस करो, ध्यान से पढ़ो इन सब चीज़ों को। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देख तो इसका आंसर तो पता लग ही गया, इसका आंसर है डी। और हाँ, एक बात ध्यान आ गई भाई, जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी का हेड ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में। ये क्वेश्चन आ सके कहीं कि गदर पार्टी का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसे लिख के रख लो, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये मेरे ध्यान आ गई थी। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। जो भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, भरतपुर में है कौन सा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में ही है, तो इसका आंसर सी हो गया। अच्छा, अब इसकी पहचान बताऊं क्या है। इसमें जो साइबेरियन सारस है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात, जो भैंसारोगढ़ अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। जो ये अभ्यारण्य है ना, ये पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। और ये है चित्तौड़ में, ये लिखा मैंने यहाँ, ये चित्तौड़ में है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ये दर्रा अभ्यारण्य। ये दर्रा अभ्यारण्य घड़ियाल, जो घड़ियाल है ना, पतले मुंह वाले घड़ियाल, उनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैं कोमा लगा दूँ, पतले मुंह वाले जो घड़ियाल हैं, मगरमच्छ,
उनके लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है, ये कोटा के नियर बाई है। कोटा आपने सुना होगा, जहाँ एनडीए की तैयारी के लिए भी लोग बाग बहुत जाए हैं स्टूडेंट। तो कोटा से ऐसे कोई 50 किलोमीटर के आसपास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो वहाँ है ये। अच्छा, अब आ जाओ, ये जो घाट प्रभाव अभ्यारण्य है, ये मैंने एक पिछला जो पेपर हुआ था, कौन सा यूपी SSS का ही था वो भी पेपर, उसमें था फॉरेस्ट गार्ड का जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसमें भी था ये ऑप्शन। तो यानी ये ऑप्शन जब पेपर में रहना तो इन्हें ध्यान रखेगा, यहाँ से बहुत बात सीखने को मिले। तो ये है कर्नाटक में, कर्नाटक बेलगांव। अच्छा, कर्नाटक बेलगांव में ये है, और ये है यूरोपीय वाइट स्टोक के लिए प्रसिद्ध। यूरोपीय वाइट स्टोक यानी प्रवासी पक्षी, उनके लिए प्रसिद्ध है ये वाला जो अभ्यारण्य है। ठीक है, अच्छा, तो इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत। जो भिलाई में इस्पात संयंत्र है, इससे जो लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, उसका स्रोत क्या है, ये वो पूछना चाहता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पहले भिलाई इस्पात के बारे में बता दूं, ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत का सबसे पहला इस्पात उत्पादक है। ये 1955 में जो सोवियत संघ है उसकी मदद से लगाया गया था। भिलाई, ये झारखंड में है, छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, मिस्टेक होगी भाई। ये भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है। 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था। तो इसका आंसर क्या है, बी है, कोरबा। जो अयस्क का स्रोत है उसका आंसर है बी, कोरबा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध, इसकी तो मैंने भी एक ट्रिक याद की थी जिस टाइम मैं तैयारी किया था, ग्रेजुएशन में था उस टाइम। इसका था नागार्जुन सागर बांध की ट्रिक थी कि नाग नाचे कृष्णा पर, यानी कृष्ण जी के सिर के ऊपर नाग नाचे, कुछ ऐसा ट्रिक बना ली थी हमने। तो हमें याद आ गया था कि कृष्णा नदी पर है ये बांध, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। आप भी कोई ट्रिक बना कर रखे करें ऐसे क्वेश्चनों की, हमारे पास बहुत ट्रिक थी, किसी दिन किसी वीडियो में लेके आऊँगा। अच्छा, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के मैंने इंपॉर्टेंट बांध को लिखवा दिया है। देखो आप क्या है इसमें। जो गोदावरी नदी है, एक तो सबसे बड़ा इसके बारे में एक बात जान लो कि ये दक्षिण भारत की गंगा है। गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा है लंबाई के हिसाब से, क्योंकि उत्तर भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, और दक्षिण भारत में जो सबसे लंबी नदी है ना वो गोदावरी है। तो इसलिए गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अच्छा, हमारी जो गंगा है, उत्तर भारत की जो गंगा है, इस गंगा की दो खासियत है। एक तो ये लंबाई में सबसे लंबी है, और इसका जल जो है वो पवित्र है, स्वच्छ जल है। तो इसी दक्षिण भारत में एक नदी में ये दोनों खूबियाँ मिलती नहीं। तो लंबाई में तो गोदावरी होगी दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन स्वच्छ जल के हिसाब से जो देखा जाए तो कावेरी जो नदी है वो स्वच्छ जल के हिसाब से, शुद्ध जल के हिसाब से दक्षिण भारत की गंगा है। ये दोनों की पॉइंट ध्यान रख लेना। अच्छा, अब बात सुनो, गोदावरी नदी के ऊपर जो एक जायकवाड़ी बांध है, एक श्री राम सागर बांध है, एक निजामाबाद बांध, निजामाबाद बांध, ये भी गोदावरी नदी पे। तीनों बांध, इनको आप सर्च करके लिख लेना या यहाँ से लिख लो, जैसे ये इंपॉर्टेंट है कहाँ ये अवस्थित हैं, किस नदी पे हैं। तो ये गोदावरी नदी पे हैं, आप इन्हें लिख लेना तीनों के तीनों को। अच्छा, अब जो कावेरी नदी पर बांध है उसे भी लिखवा दूँ मैं। कावेरी नदी पर एक इम्पोर्टेंट जो बांध है वो कृष्णराज सागर बांध है, कृष्णराज सागर बांध। और दूसरा बांध है मैत्तूर बांध, ये तमिलनाडु में है, मैत्तूर बांध। और कृष्ण सागर बांध, ये दो बांध के नाम लिख लो, ये कहीं किसी एग्जाम में पूछे जा सकें। अच्छा, अब गंगा नदी, हमारे गंगा नदी जो है, इस नदी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा बांध फरक्का बांध, जो पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल, ये बड़ा बांध है, बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक है। अच्छा, एक टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी ध्यान रख लेना, मेरे ध्यान आ गया, टिहरी बांध। ठीक है, तो ये कुछ बांध है, बाकी तुम सर्च करके लिखोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। मैं तो तुम्हें की पॉइंट दे रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ लो। जैसे वो होता है ना कि इतनी बड़ी बुक क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, वो बात ना करके तो मैं इसलिए की पॉइंट दे दिया कि तुम ऐसे पढ़ लो। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हो ना, ये हमें दिशा दिखाते हैं। लोग बाग जो फर्स्ट रैंक लेकर आए बड़े बड़े एग्जाम में, वो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। उनका मतलब होता है कि वे स्मार्ट स्टडी करते हैं। वो जो पॉइंट प्रीवियस ईयर में रहेंगे या मॉक टेस्ट में रहेंगे, उन्हीं पे फोकस करें, उन्हीं को सर्च करें। वो पूरी बुक ना पढ़ते हैं वे,
इसलिए उनके जल्दी सिलेक्शन हो और अच्छे नंबर आवे। तो इसलिए आप भी ये सब करो, एक बार करके देखो दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप किसी एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ सही नहीं है? सही नहीं है, ये और ध्यान रखेगा ना, सही है या सही नहीं है क्या पूछ रहे हैं, ये भी सिली मिस्टेक होती है। तो इसमें देखो, जो जोजिला और बुर्जिल जो दर्रा है ये जम्मू और कश्मीर में है, और इसे जोजिला को तो लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। जो जोजिला दर्रा है ना, ये लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहलाता है, ठीक। अच्छा, जो बारालापचा और सिपकिला जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं दोनों, लेकिन इसके सामने उत्तर प्रदेश लगा दिया तो दूसरा कट गया। ये पूछा ना कौन सा जोड़ नहीं है, तो इसमें एक तो दूसरा सेलेक्ट कर लो। फिर है थागाला नीति पास और लीपू लेक, ये भी दोनों नहीं पता, तो लीपू लेक तो आपको पता ही होगा। लीपू लेक जो दर्रा है ये उत्तराखंड में है और चीन के बॉर्डर पे है ये दर्रा। तो ये जो तीनों दर्रे हैं ये दर्रे आपके उत्तराखंड के दर्रे हैं। तो 2 और 3 मैच नहीं करता, क्योंकि इसके सामने हिमाचल प्रदेश दे दिया और उसके सामने उत्तर प्रदेश दे दिया था। तो ये जो दोनों दर्रे हैं ये दोनों दर्रे मैच नहीं कर रहे, तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि नाथुला दर्रा और जेलेब दर्रा ये सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में ही है। तो 1 और 4 तो मैच कर गया, 2 और 3 मैच नहीं करता। इन्होंने पूछा कि जो मैच नहीं करता वो, तो मैच कौन नहीं करता? 2 और 3। तो आंसर तो हो जाएगा इसका बी, आंसर तो हो जाएगा इसका बी, ठीक है। बाकी ये जो दर्रे हैं इनके बारे में एक किसी दिन एक दर्रे पे वीडियो लेकर आऊँगी बहुत अच्छी सी, ताकि आपके बहुत अच्छी बात ध्यान में सारी की सारी। इस वीडियो में उतना नहीं कर सकते ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो भी तो है। अच्छा ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? देखिए इतना, ये बहुत मोटिवेशनल वाला क्वेश्चन भी है, बताऊंगा कैसे। पहले इसका आंसर ध्यान कर लो। ये 1953 में 24 मई 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो हैं उन्होंने पहली बार इसकी चढ़ाई की थी। कब? 29 मई 1953 में, ठीक है। अब मैं एडमंड हिलेरी की एक बात बता दूं, जो जिससे आपको भी इंस्पायरेशनल बात मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, कि ये पहली बार जब चढ़ाई कर रहे थे ना तो ये चढ़ नहीं पाए थे, और इन्होंने, इनके पिताजी ने भी इन्होंने कहा था अरे क्या करेगा यार माउंट एवरेस्ट पे इतने ऊपर चढ़ के, वहाँ मत चढ़े, ठीक है। लेकिन इन्हें जिद थी, ये चढ़े, लेकिन ये चढ़ नहीं पाए पहली बार में। जब ये चढ़ नहीं पाए, उदास होकर आगे इन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया और रूम बंद करके आत्महत्या करने की प्लानिंग कर दी। तो जैसे ही इन्होंने आत्महत्या करने की प्लानिंग की तो शायद इन्होंने फ़ोन किया अपने दोस्तों के पास, चलो एक बार दोस्तों से बात कर लेते हैं, या दोस्तों के फ़ोन आता है कोई, ये 2 बात में मिस्टेक में हूँ। तो जैसे फ़ोन आया इनके पास तो इनके दोस्तों ने बोला कि हमने एक पार्टी रखी है और आपको ज़रूर आना पड़ेगा उस पार्टी में, उसमें आए बगैर हम उसका यानी उस पार्टी का उद्घाटन आप ही करेंगे, आपके बिना यहाँ कोई कुछ उसका उद्घाटन नहीं होगा, मुहूर्त नहीं होगा। तो ये कह रहे नहीं मैं आ नहीं सकता, मैं नहीं आ सकता, ये मरने की कंडीशन में थे, आत्महत्या करना चाह रहे थे। तो लेकिन इनके दोस्तों ने ज़बरदस्ती बुलाया, ये गए। तो वहाँ क्या था, इनके दोस्तों ने इनके लिए पार्टी रखी थी और थर्माकोल से एक माउंट एवरेस्ट, वहाँ जो गेट था ना, जैसे मैरिज होम का गेट होता है ऐसे, तो उस गेट पर पार्टी गेट पर थर्माकोल की माउंट एवरेस्ट की चोटी बनी हुई थी, उसके ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ दिखाया गया था। तो जब इन्हें पता लगा ना कि ये व्यक्ति आप ही हो, इनके दोस्तों ने बताया कि आप हमारी नज़र में आपने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया, इसलिए हमने ये पार्टी रखी है। तो ये बहुत खुश हुए, या तो ये आत्महत्या करने जा रहे थे, फिर इन्होंने दोबारा प्रयास किया और माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया। फिर इनके बाद में बहुत लोग चढ़े, अब तक शायद 3500 के नियर बाई पर्वतारोही हो चुके जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके।